नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश राज के दौरान हुए किसान और जनजातीय विद्रोहों की। ये वो विद्रोह थे जिन्हें हम भारत में प्रतिरोध की पहली चिंगारी भी कह सकते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये विद्रोह हुए क्यों, फिर किसानों के संघर्ष और जनजातियों के उलगुलान पर बात करेंगे, और हाँ, इन विद्रोहों के नायकों और इनकी विरासत को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये विद्रोह आखिर शुरू ही क्यों हुए? देखिए, इन सब की जड़ एक ही थी, ब्रिटिश प्रशासन का जबरदस्त दबाव और शोषण जो आम लोगों की जिंदगी को बेहद मुश्किल बना रहा था। और ये शोषण मतलब कई तरीकों से हो रहा था। एक तो भारी भरकम टैक्स, फिर जमीन छीन ली जाती थी, और ऊपर से कर्ज का ऐसा जाल बिछाया गया था कि किसान और आदिवासी उसमें फंसते ही चले गए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी पूरी जीवन शैली को, उनके जीने के तरीके को ही खत्म करने की कोशिश हो रही थी। तो अब देखते हैं कि जब पानी सर से ऊपर चला गया तो ये शोषण एक संगठित मतलब एक प्लान्ड रेजिस्टेंस में कैसे बदला। और इसकी शुरुआत की किसानों ने, जिनकी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है बंगाल का नील विद्रोह। सोचिए, ब्रिटिश बागान मालिक किसानों से जबरदस्ती बहुत ही कम दाम पर नील की खेती करवा रहे थे। लेकिन इस बार किसानों ने ठान लिया था। वो एक साथ आए और उन्होंने साफ कह दिया, हम नील नहीं उगाएंगे। कमाल की बात यह थी कि पढ़े लिखे लोगों और प्रेस ने भी उनका साथ दिया, और इसका नतीजा अंग्रेजी हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। अब बंगाल से चलते हैं महाराष्ट्र। यहां कहानी थोड़ी अलग थी। यहां दक्कन के किसान साहूकारों के कर्ज से परेशान थे, और इन साहूकारों को कौन बचा रहा था? ब्रिटिश कानून। तो किसानों का गुस्सा फूटा और उन्होंने क्या किया? उन्होंने साहूकारों के सारे बही खाते और कर्ज के कागजात ही जला दिए। मतलब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये विद्रोह इतना बड़ा था कि सरकार को मजबूर होकर दक्कन कृषक राहत अधिनियम पास करना पड़ा। तो यहाँ हमें किसानों के संघर्ष के दो अलग अलग रूप दिखते हैं, है ना? एक तरफ नील विद्रोह था, जहाँ लड़ाई सीधे सीधे ब्रिटिश बागान मालिकों से थी, मतलब डायरेक्ट ऑपरेशन। और दूसरी तरफ दक्कन का विद्रोह, जहाँ लड़ाई साहूकारों से थी, जिन्हें ब्रिटिश कानून का सहारा मिला हुआ था। ये था इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसानों के साथ साथ भारत के आदिवासी समुदाय भी चुप नहीं थे। वो भी अपनी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, और उनकी लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी। ये लड़ाई थी अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने अस्तित्व को बचाने की। संथाल समुदाय की बात करें तो वो तीन तरफ से घिरे हुए थे। एक तरफ थे महाजन जो उनका पैसा लूट रहे थे, दूसरी तरफ जमींदार जो उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे, और इन सब के ऊपर था ब्रिटिश प्रशासन जो उनके जीने के तरीके को ही खत्म कर रहा था। नतीजा, एक बहुत बड़ा हथियार बंद विद्रोह। इसी तरह झारखंड में मुंडा विद्रोह हुआ। ये लड़ाई थी उनकी खूंटकट्टी व्यवस्था को बचाने के लिए। अब ये खूंटकट्टी क्या था? ये एक तरह का सिस्टम था जहां जमीन पर पूरे समुदाय का हक होता था, किसी एक का नहीं। अंग्रेजों ने इसे खत्म कर दिया, जिससे बाहरी लोग आए और उनकी जमीनों पर कब्जा करने लगे। तो ये विद्रोह अपनी जड़ों को बचाने की लड़ाई थी। तो अगर हम इस पूरे दौर को देखें तो ये साफ दिखता है कि ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। ये प्रतिरोध की आग दशकों तक देश के अलग अलग हिस्सों में सुलगती रही। 1855 में संथाल विद्रोह, फिर 1859 में नील विद्रोह, 1875 में दक्कन के दंगे, और फिर 1899 में मुंडा उलगुलान। ये एक लंबी लड़ाई थी। अच्छा, एक बात और, ये आंदोलन बस भीड़ का गुस्सा नहीं थे। इन्हें लीड करने वाले लोग थे, ऐसे कैरिज्मेटिक लीडर्स जो बाद में रेजिस्टेंस का चेहरा बन गए। इन्हीं में से थे 2 भाई, सिद्धू और कान्हू, संथाल विद्रोह के नायक। उन्होंने हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ा और शोषण के खिलाफ ऐसी आवाज बुलंद की कि अंग्रेजी हुकूमत भी हिल गई। वो सच में न्याय के लिए लड़ रहे थे। और फिर बिरसा मुंडा का नाम कौन नहीं जानता। लोग उन्हें प्यार और इज्जत से धरती आबा कहते थे, मतलब धरती के पिता। उन्होंने जिस आंदोलन को लीड किया उसे कहते हैं उलगुलान, यानी एक महान हलचल। और उनका मकसद सिर्फ जमीन वापस लेना नहीं था, उनका लक्ष्य था विदेशी राज को जड़ से उखाड़ फेंकना। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन विद्रोहों को अक्सर बेरहमी से कुचल दिया गया, तो फिर इनका फायदा क्या हुआ? इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था? देखिए, भले ही ये विद्रोह अपने सारे गोल्स तुरंत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इनका असर बहुत गहरा था। पहली बात, इन्होंने अंग्रेजी राज का असली शोषण करने वाला चेहरा सबके सामने ला दिया। दूसरी बात, इन्होंने आगे होने वाले बड़े बड़े आंदोलनों के लिए एक बेस तैयार किया।
और तीसरी, इन्होंने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें कुछ कानून बदलने पड़े, लोगों को थोड़ी राहत देनी। तो चलिए इस सबको समेटते हैं। आखिर इन शुरुआती विद्रोहों ने, इन चिंगारियों ने भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रखें? ये सिर्फ कुछ लड़ाइयाँ नहीं थी, ये तो खेतों और जंगलों से उठी पहली ललकार थी। एक ऐलान था कि हिंदुस्तान के लोग अब चुपचाप जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसीलिए इन्हें हम आज़ादी की लड़ाई की पहली चिंगारी कहते हैं।